The countdown for Battleground Gujarat has begun. Two-phase polls in the state are scheduled on the 1st and the 5th of December. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो फाइनली गुजरात के भाइयों और बहनों, वो टाइम आ ही गया है जिसका आप सभी लोगों को काफ़ी टाइम से इंतज़ार था। चुनाव आयोग ने गुजरात इलेक्शन की डेट अनाउंस कर ही दी है। तो आज के सेशन में हम 3 इंपॉर्टेंट मुद्दों पर बात करने वाले हैं जो कि गुजरात के इलेक्शन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। गुजरात इलेक्शन की डेट अनाउंस होने के साथ साथ ही आम आदमी पार्टी ने अपना सीएम कैंडिडेट नाम का भी अनाउंस कर दिया है। क्या ईशुदान गढ़वी के फेस पर आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनाव जीत सकती है? और गोपालिया इटालिया की जगह ईशुदान गढ़वी को ही सीएम कैंडिडेट के रूप में क्यों चुना गया है? इस सवाल का जवाब भी आपको वीडियो के अंत तक आते आते मिल ही जाएगा। दूसरा पॉइंट यह है मेरे दोस्तों कि जातिगत समीकरण, जिसे बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है गुजरात के चुनाव में, कहा जाता है कि गुजरात इलेक्शन में जातिगत समीकरणों के आधार पर ही जीत दर्ज की जाती है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि गुजरात की जो डेट है, इन डेटों से चुनाव पर कितना असर होने वाला है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। चलिए तो फिर हम शुरुआत करते हैं इस सेशन की। देखिए, गुजरात में इलेक्शन के 2 फेज में होने वाला है, जिसके लिए वोटिंग 1 और 5 दिसंबर को होगी और 8 दिसंबर को परिणाम घोषित होंगे, मतलब कि डिक्लेयर किया जाएगा रिजल्ट, और स्थिति साफ हो जाएगी कि किसकी सरकार बनी है। अब अगला पॉइंट ये है कि क्या आम आदमी पार्टी ईशुदान गढ़वी के फेस पर गुजरात जीत पाएगी? और ईशुदान गढ़वी को ही गुजरात के सीएम कैंडिडेट क्यों बनाया गया है? क्योंकि गोपाल इटालिया भी सीएम कैंडिडेट की दौड़ में शामिल थे। तो क्या कारण रहा है कि गोपाल इटालिया इस रेस से बाहर हो गए हैं? और गुजरात चुनाव में पार्टियां दांव पर दांव चल रही हैं और आम आदमी पार्टी ने जो बीजेपी की कमजोर नब्ज है ना, उसको पकड़ रखा है बहुत कसकर। देखिए, वैसे आम तौर पर बीजेपी चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री का फेस अनाउंस नहीं करती है, अक्सर चुनाव के बाद ही वो अपने पत्ते खोलती है। इसके उलट जो आम आदमी पार्टी ने अपना सीएम कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है, और सीएम केजरीवाल इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे कि उन्होंने ईशुदान गढ़वी का नाम अनाउंस किया। उन्होंने गुजरात की जनता से ये कहा है कि आज हम गुजरात के आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट को अनाउंस नहीं कर रहे हैं, बल्कि गुजरात के सीएम ही डिक्लेयर कर रहे हैं। तो आज हम आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर रहे, आज हम गुजरात के अगले सीएम का नाम अनाउंस करने जा रहे हैं। और केजरीवाल की इस बात से ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है मेरे दोस्तों कि वो अपनी जीत को लेकर कितने कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये कॉन्फिडेंस है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस है। लेकिन बात यह है कि अब ईशुदान गढ़वी को सीएम कैंडिडेट बनाने का जो सबसे बड़ा डिसीजन है वो क्यों लिया गया, उन्हीं को ही ईशुदान गढ़वी को सीएम कैंडिडेट क्यों बनाया गया? तो इसका सबसे जो बड़ा मेन रीजन है वो है सर्वे। और ऐसा सीएम केजरीवाल का कहना है। केजरीवाल का साफ तौर पर यह कहना है कि जब भी वो कोई भी डिसीजन लेते हैं तो जनता की राय मांगी जाती है। पंजाब में भी जब सीएम कैंडिडेट के लिए सर्वे करवाया गया था तो भगवंत मान का नाम निकलकर सामने आया था। वैसे ही गुजरात में भी जब सर्वे करवाया गया था तो जनता की राय मांगी गई थी, जिसमें ईशुदान गढ़वी का नाम सामने आया था। 73% लोगों ने ये गढ़वी को वोट किया था, जिसमें 16.5 लाख लोगों ने उन्हें अपनी पहली पसंद बताया था। अब इस रेस में 2 नाम हम लोगों ने जनता से पूछा, गुजरात के लोगों से पूछा। अभी शायद 5-7 दिन पहले हम लोगों ने नंबर का ऐलान किया, एक फ़ोन नंबर दिया और एक ईमेल आईडी दिया। हमने कहा आप हमें एसएमएस कर सकते हैं, आप हमें वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं। 4 तरीके से आप हमें मैसेज दे सकते हैं। और जनता ने खूब जम के वोटिंग की है। हमारे पास लगभग 16,48,500 के करीब रिस्पॉन्स आए, सारे मिला के सब तरीके से, और उनमें 73% लोगों ने ईशुदान गढ़वी जी का नाम। अब इस रेस में 2 नाम और थे, एक गोपाल इटालिया का नाम था और दूसरा अल्पेश कथारिया का। अब ये सर्वे कितना सही है कितना गलत है ये तो पार्टी ही बता सकती है, क्योंकि हर पार्टी एक ऐसा कैंडिडेट चाहती है जिसके नाम पर वो पार्टी को आगे बढ़ा सके और जिसकी लोगों में पहचान हो और लोकप्रियता भी हो। देखिए, जो ईशुदान गढ़वी हैं वो गुजरात में खासे लोकप्रिय हैं। किसान भाइयों में उनकी खासी एक लोकप्रियता भी है। राजनीति में आने से पहले ईशुदान गढ़वी जो थे वो एक जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, जिनका जन्म गुजरात की देवभूमि द्वारका जिले के पिपलिया में हुआ था। मतलब ये एक पक्के गुजराती में हैं और इनका पत्रकारी जो करियर रहा है वो काफ़ी लंबा रहा है। 2015 में अहमदाबाद में एक गुजराती चैनल में बतौर एडिटर भी काम इन्होंने किया था
और एक महामंथन नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत उन्होंने की थी और इस कार्यक्रम में गढ़वी ने किसानों के मुद्दों को उठाया था, उनके हितों की बात की थी। गुजराती भाषा में होने के कारण इस कार्यक्रम में गढ़वी को काफ़ी लोकप्रियता हासिल हुई थी, मतलब कि काफ़ी लोकप्रियता जो है इसके जरिए उन्होंने हासिल की थी। और ईशुदान गढ़वी जो हैं वह ओबीसी वर्ग से आते हैं और गुजरात की 48% से ज़्यादा जनता एक ओबीसी वोटर है। गुजरात का राजकोट हो, जामनगर हो, कच्छ हो, बनासकांठा हो, जूनागढ़ समेत कुछ अन्य जिलों में गढ़वी समाज की एक बहुत ही अच्छी जनसंख्या निवास करती है और गढ़वी जो है हमारे सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं और मुखर होकर लोगों के मुद्दे को उठाते रहते हैं। अभी तक गढ़वी समाज का वोट बैंक कांग्रेस को मिलता आ रहा था, इसीलिए गढ़वी को चेहरा बनाकर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के वोट बैंक में एक सेंधमारी करने वाली है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि गोपाल इटालिया को सीएम कैंडिडेट क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि वो भी गुजरात में एक लोकप्रिय चेहरा थे और गोपाल इटालिया पाटीदार समाज से भी आते हैं और पहले जो पाटीदार आंदोलन हुआ था उसमें भी इनकी खासी भूमिका रही थी। हार्दिक पटेल का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि जिन्होंने अभी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। हार्दिक पटेल के साथ में मिलकर जो गुजरात आंदोलन खड़ा हुआ था उसमें भी गोपाल इटालिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और इस आंदोलन के बाद हार्दिक पटेल ने देखिए पहले कांग्रेस ज्वाइन की थी, फिर उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। भाई गोपाल इटालिया ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली थी और कुछ दिन पहले ही गोपाल इटालिया का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें वे पीएम मोदी और उनकी मां पर आपत्तिजनक बयान देते हुए नजर आ रहे थे। अब ऐसे में गोपाल इटालिया को सीएम कैंडिडेट बनाए जाते तो बीजेपी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाकर पार्टी को टारगेट कर सकती थी। ऐसे में आम आदमी पार्टी कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। शायद यही बात हो सकती है कि उन्हें सीएम कैंडिडेट नहीं बनाया गया। अब बात करते हैं गुजरात चुनाव में जातिगत समीकरण की। देखिए, गुजरात में जातीय और धार्मिक समीकरण कितने इंपॉर्टेंट हैं ये तो सभी पार्टियों को पता है। तभी हर राजनीतिक दल ओबीसी, दलित, मुसलमान, पाटीदार और आदिवासी वोट बैंकों पर एक अपनी नज़र बनाए हुए है और चुनाव आयोग की लिस्ट के मुताबिक गुजरात में अभी हम बात करें तो 4.90 करोड़ वोटर हैं जो इस बार चुनाव में वोटिंग करेंगे, जिसमें से कुछ कैंडिडेट मतलब कि 4.6 लाख ऐसे भी वोटर हैं जो कि पहली बार चुनाव में वोटिंग करेंगे। गुजरात की जो टोटल आबादी है दोस्तों 52% उसमें आबादी पिछड़ा वर्ग की है। वहीं प्रदेश में 146 जातियां ओबीसी समुदाय से आती हैं। ऐसे में पिछड़ा वर्ग की जातियां हैं ये तय करती हैं कि सत्ता पर कौन काबिज होगा। देखिए, पाटीदार समाज के गुजरात में 18 से 19% वोट है जो कि सीधे तौर पर गुजरात विधानसभा की 40 सीटों को प्रभावित करते हैं। अब 2017 में पाटीदार आंदोलन का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था। हालांकि इस बार तस्वीर थोड़ी सी अलग है। पाटीदार आंदोलन के प्रमुख नेता जो अब खुद बीजेपी में हैं, अब ऐसे में पाटीदार वोट बैंक बीजेपी को मिलेगा या नहीं मिलेगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो राज्य संयोजक है गोपाल इटालिया भी पाटीदार समुदाय से आते हैं और पाटीदार आंदोलन में एक बड़ा चेहरा भी ये रह चुके हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी हर संभव प्रयास ये कर रही है कि वोट बैंक को अपने पाले में लाया जा सके। तो ये गुजरात चुनाव के कुछ जातिगत समीकरण थे जिनके आधार पर गुजरात की जीत और हार पार्टियां डिसाइड करेंगी। कितने % वोट जातिगत आधार पर पार्टियां अपनी तरफ लाने की कोशिश कर पाएंगी, जिसमें सफलता हासिल कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी ये देखना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि गुजरात का जो समीकरण है, गुजरात का चुनाव जो है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जातिगत समीकरण के आधार पर। इसलिए हर पार्टी हर एक जाति को साधने की यहाँ पर कोशिश कर रही है, लेकिन ये तो 8 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर होने के साथ ही पता चल सकेगा कि पार्टियों ने जातियों को साधने की कितनी भरसक कोशिश की है। तो फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एपिसोड में, किसी नेक्स्ट मुद्दे पर बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद और धन्यवाद।